मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, जहां झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, जहां झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। तसल्ली देने वाले तसल्ली देते रहते हैं। तसल्ली देने वाले तसल्ली देते रहते हैं, मगर वो क्या करें जिनका भरोसा टूट जाता है। इन पंक्तियों के साथ आप सभी का नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। ये हमारी नई सीरीज जो हमने शुरू की है, प्रश्नों से सपनों तक। इस सीरीज का ये 8वां वीडियो है। उम्मीद है कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो जुड़े रहिएगा शुरू से अंत तक, कहीं मत जाइएगा। इन प्रश्नों से जुड़ी हुई जितने भी किस्से, कहानियां, शायरियां हो सकती थी, मैंने इनका सबका समावेश किया है। तो वक्त ना बर्बाद करते हुए ये पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए भैया, पहला प्रश्न है समसमायकी से। जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में योगदान के लिए मिला? ऑप्शन ए हिंदी, बी संस्कृत, सी उर्दू, डी पाली। इनमें से किसी एक भाषा के लिए दिया गया है रामभद्राचार्य जी को। इन्होंने तो अभी रामचरितमानस की चौपाइयों में उस पे भी लिखी हैं, अपनी टीका लिखा है। और हमारी वो क्या नाम है, हनुमान जी की जो स्तुति है, क्या करते हैं, हनुमान चालीसा, उसमें भी दो चार बातों पे इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, जो उसमें कमियां थी उनको दूर किया है। इसका सही जवाब है संस्कृत। देखते हैं, हाँ। और ये इनके साथ जो उर्दू के लेखक हैं और फिल्मों में भी गीत लिखे हैं, गुलजार साहब, उन्हें भी मिला है। ये 2023 का पुरस्कार था जो 25 में दिया गया। और 59 59वां जिसे मिला है वो विनोद कुमार साहू। ये झारखंड के रहने वाले हैं, हिंदी भाषा के लिए। तो 2024 का मिला है विनोद कुमार साहू को, और 23 वाला मिला है राम भद्राचार्य और वो गुलजार साहब को। ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1965 में, स्थापना 1961 में हुई थी, और देना शुरू हुआ 1965 में। इसे साहित्य का नोबेल भारत में कहा जाता है, ठीक है भैया, हाँ। वैसे तो नोबेल दुनिया का दूसरा है। ये विनोद कुमार शुक्ला जी की फोटो है। अगला प्रश्न है आपसे। अच्छा, ये पहली बार जिन्हें मिला था जिस महिला को, उनका नाम है आशापूर्णा देवी। 1976 में पहला ज्ञानपीठ। 1965 में जिन्हें मिला, आपने सुना होगा, जी शंकर कुरूप। पूरा नाम गीतांजलि शंकर कुरूप, मलयालम लेखक थे, इन्हें दिया गया। और ये भारतीय भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उन्हीं के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन सिंदूर से ही है। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 32 देशों में भेजे गए 59 सांसदों का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो हमारी सांसद विदेशों में भेजे गए थे, इनका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारत की आर्थिक नीतियों का प्रचार करना, बी प्रवासी भारतीयों से संपर्क साधना, सी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख प्रस्तुत करना, या ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन समझौतों पर हस्ताक्षर करना। इसका सही जवाब देना है आपको। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख प्रस्तुत करना। ये हमारे सारे सांसद जितने भी लोग 59 लोग गए थे। और भारत का आतंकवाद के खिलाफ एकजुट, जो जीरो टॉलरेंस है, तो हम पाकिस्तान को मतलब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चेहरा दिखाना चाहते थे इसके तहत। तो ये हमारा प्रतिनिधि मंडल गया था, सच्चाई उजागर कि इन लोगों ने किया क्या है, ये बोलते झूठ है, करते कुछ है, कहते कुछ है। और वैश्विक दबाव ये बताने के लिए भी कि जब हम पूरी दुनिया में जाएंगे तो पाकिस्तान पे दबाव भी बना पाएंगे, इसके लिए ये गया था प्रतिनिधि मंडल हमारा। ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई को शुरू हुआ था, कुल 59 सांसद थे, राजनयिक भी शामिल थे 32 देशों में, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के देश भी और यूरोपीय संघ के देश भी शामिल थे। उन सभी देशों में गए हैं। 22 अप्रैल को पुलवामा के पहलगाम में जो हमला हुआ था, 26 भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी गई थी, जिसका जो जिम्मेदारी ली थी वो जैश ए मोहम्मद का सहयोगी संगठन है, उसने। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को शुरू किया गया। 23 मिनट तक लगभग 100 आतंकवादियों को मारा गया। 9 ठिकानों पर हमला किया था हम लोगों ने। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त किया है? इनमें से किसी देश को छोड़ा है और भारत चौथे नंबर पे पहुंच गया, अभी 5वें पे था। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी जापान। इस प्रश्न का सही आंसर है जापान। सूर्योदय का देश, पीला आतंक, सबसे ज्यादा प्रकृति के साथ छेड़खानी करने वाला। सही जवाब जापान। और बात करें जो हमारी जीडीपी और जापान की जीडीपी में अंतर आया है, वो कितना है, यहाँ पे मैंने दिया गया है। सबसे पहले नंबर पे जो अर्थव्यवस्था है सबसे अच्छी जीडीपी अमेरिका की, फिर चीन की, फिर जर्मनी की, और उसके बाद भारत की।
हमने थोड़ा सा ही पीछे किया है, कुछ खास नहीं, लेकिन पीछे तो किया है। जब जीडीपी लगभग 4.19 ट्रिलियन और जापान की है 4.186 ट्रिलियन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 20% अग्निवीर आरक्षण किस विभाग में लागू किया गया? जो हमारे फौज से 4 साल बाद भर्ती होके ये जो भी स्कीम है अग्निवीर, उसके तहत रिटायर किए जाएंगे उन लोगों को 20%, जैसे 10% तो उड़ीसा और हरियाणा ने किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने तो 20% कर दिया है। लेकिन किस विभाग में नौकरियां मिलेंगी उसके तहत आपको जवाब देना है। ए शिक्षा विभाग, बी राज्य पुलिस एवं पीएसी, सी स्वास्थ्य विभाग, डी परिवहन विभाग। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य पुलिस एवं पीएसी में। यह है उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में 20% क्षैतिज आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। और ये सिविल पुलिस, पीएसी कांस्टेबल और घुड़सवार पुलिस फायरमैन में इनकी भर्ती होगी। ये भर्ती प्रक्रिया 2026 में शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है आपसे, पांचवा प्रश्न इस सीरीज का, मार्च 2025 में किस न्यायाधीश के आवास पर आधी जली हुई नकदी मिलने के आरोपों के कारण संभावित महाभियोग चलाया जा रहा है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ये घटना भी बड़ी चर्चाओं में है, बताइएगा, फिर बात करते हैं इस पर। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति अरविंद बोस, न्यायमूर्ति नरेंद्र मोदी, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार। और इस प्रश्न का सही जवाब है न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा। आपने सुना होगा इनके खिलाफ तो महाभियोग भी आ गया है। महाभियोग की प्रक्रिया में आपने सुना ही होगा, ये आदि अभी मार्च में बवाल हुआ था, जले हुए नोटों की बंडल मिले थे बहुत सारे, राज्यसभा में प्रस्ताव। और आपने देखा होगा इन पे, मैं बता दूं आपको, वर्तमान में एक मुद्दा चर्चा में चल रहा है अभी, और वो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने जो इस्तीफा दिया है, उसके पीछे ये बड़ा कारण है इन्हीं का। इसी के तहत अगर आप हमारे उपराष्ट्र जगदीप धनखड़ जी का इतिहास पढ़ेंगे तो इनके बारे में मैं बता दूं कि ये इन्होंने बहुत दिन प्रैक्टिस की है हरियाणा हाई कोर्ट में, वकील रहे हैं ये। और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, इन्होंने 2003 में ही अभी ज्वाइन किया था, इसका क्या नाम है, बीजेपी को। और इन्हें इनाम स्वरूप यहाँ इस पद पर, देखिए एक बात बता दूं मैं इन बातों को बताने से पहले, अगर आप किसी पार्टी के घोर समर्थक हैं या घोर विरोधी हैं तब तो आप इस बात को ना सुनिएगा, ठीक है, आगे प्रश्नों को सुनिएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ तथ्य जानना चाहते हैं तो मैं उस पर सिर्फ फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। तो 2003 के बाद जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, और अभी आपने देखा होगा इससे पहले ये मुख्य वो राज्यपाल थे वहाँ के पश्चिम बंगाल के, तो इन्होंने ममता बनर्जी की नाक में नकेल डाल दी, ऐसे समझो, उन्हें काम ही नहीं करने दिया। तो उसके इनाम स्वरूप और ये जो भी रहा हो, रहमो करम पे ये बनाए गए थे अभी हमारे महामहिम जी, उपराष्ट्रपति बने। और काम इन्होंने किया, पहले तो ये वकील ही रहे हैं। हुआ क्या है यहाँ पे, अभी जब इन्होंने इस्तीफा दिया जिस दिन, उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री जी को लंदन इंग्लैंड जाना था व्यापारिक समझौते करने के लिए, और इन्हें हरियाणा आना था। और इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कारणों से हमने इस्तीफा दिया है, ऐसा बोला है इन्होंने। जबकि अगर कोई भी आदमी बीमार होता है तो पहले से बीमार होता है, पहले से बताता है, ये नहीं है। जब अगर मैं अंदर की बात बताऊं, ये था इन पे जो महाभियोग लगाया गया यशवंत वर्मा पे, तो इसके लिए इन्होंने जो पहले जाएगा विधेयक वो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में मतलब जो क्राइटेरिया है वो 50 लोगों, 50 सांसद अगर साइन कर देंगे, तो वहां तो 63 सांसदों ने साइन कर दिया। और राज्यसभा अगर लोकसभा में 100 सांसद होने चाहिए, तो लोकसभा में 143 की तो वैसे न्यूज है, लेकिन अभी 145 की 152 सांसदों का सुना जा रहा है कि 152 सांसदों ने लोकसभा में भी बिल पास कर दिया। अब कहने का मतलब ये है कि जब लोकसभा सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस के, हमारे यहाँ अगर कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो हम उसे नहीं रखेंगे, उसे हटा देंगे, कोई चाहे किसी भी पद पर हो, तो सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। और विपक्ष ये मुद्दा बना रहा है, विपक्ष कह रहा कि हमने करवाया है। तो मतलब विपक्ष खुद श्रेय लेना चाहता है और सरकार खुद श्रेय लेना चाहती है। और ये मुद्दा पहले राज्यसभा में ही जाएगा, ठीक है, ये वाला। और राज्यसभा में, राज्यसभा के सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, तो उन्हें साइन करने थे यहाँ पे। अब वो उन्होंने क्यों इस्तीफा दे दिया, क्यों नहीं दिया, ये है, बाद में आप सर्च करिएगा, जानिएगा, कहानी यही थी। ठीक है भैया, चलो, 50 सांसद और 100 ये। अगला प्रश्न है आपका, और ये अगर बात करें, ये तीसरे राष्ट्रपति हैं आजाद भारत के। दो और राष्ट्रपति और हो चुके हैं जिन्होंने अपना उपराष्ट्रपति हो चुके हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया हो, लेकिन वो उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, इसलिए उन लोगों ने इस्तीफे दिए थे। चलिए, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए अगला प्रश्न है आपका, चंद्रमा द्वारा अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 24 घंटे, 27 घंटे, 27 दिन 8 घंटे,
29 दिन 12 घंटे या 30 दिन? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। इसका सही जवाब है 27 दिन 8 घंटे। हाँ, ये सही जवाब है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है एक चंद्रमा। पृथ्वी पर ज्वार भाटा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के कारण ही उत्पन्न होते हैं। और हमने चंद्रयान 3 भेजा था 23 अगस्त को। विक्रम लैंडर ने दक्षिणी ध्रुव पर, जिसका नाम शिव शक्ति पॉइंट हमने नाम दिया है उस जगह को, और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। इससे पहले और भी देश गए हैं, तो उन देशों ने उत्तरी ध्रुव पे अपने जो भी मिशन भेजे थे वो उन्होंने उत्तरी ध्रुव पे ही लैंडिंग की है। और अब तक 12 लोग चंद्रमा की यात्रा कर चुके हैं। भारत चौथा देश बना। 3 देश यूएस, यूएसएसआर और चाइना, 3 लोगों ने अपने चंद्रमा पे सफल लैंडिंग कराई है। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी की थी कि हम इसे नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? श्रीगुप्त 240 ईस्वी में, घटोत्कच 280 ईस्वी में, चंद्रगुप्त प्रथम 319 320 ईस्वी में, समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में शुरू की गई थी गुप्त संवत। गुप्तों की बात करें तो गुप्तों के समय को भारत का स्वर्णकाल कहा गया है। गुप्त में इसके बाद इनके आपने नाम सुना होगा समुद्रगुप्त, जैसे भारत का नेपोलियन कहा गया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कितने बड़े राजा हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, बहुत राजा हुए, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, इसलिए भारत का स्वर्णकाल कहा गया। और सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं भी गुप्तों ने ही जारी की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कुमार देवी इनकी पत्नी का नाम है। सोने के सिक्के चलाए इन्होंने, गुप्त संवत जारी की। चलो अगला प्रश्न है आपका, ये उनकी सभा लगी हुई है। गुप्त कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। अगला प्रश्न है आपसे, भारत भारतीयों के लिए ये प्रसिद्ध नारा किस संगठन या संस्था द्वारा दिया गया? भारत भारतीयों के लिए किसने कहा, या किस संगठन द्वारा दिया गया, संस्था द्वारा? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी ब्रह्म समाज, सी आर्य समाज, डी मुस्लिम लीग। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्य समाज, जिसके संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके बचपन का नाम है मूल शंकर। इन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए, इन्होंने ही नारा दिया है। गौरक्षा आंदोलन भी चलाया है इन्होंने। आर्य समाज के संस्थापक रहे। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई 1875 में। आर्य समाज के जो प्रमुख उद्देश्य थे, वेदों की महत्ता को, वेदों की ओर लौटो नारा भी था इनका, पुनः जागृत करना, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और कर्मकांड का विरोध करना, नारी शिक्षा और अधिकारों का, नारी शिक्षा की ओर पहली बार जिस समाज ने कोशिश की, प्रकाश डाला, वो आर्य समाज ही रहा। जातिवाद और छुआछूत का विरोध करना, शुद्धि आंदोलन चलाया। हाँ, ये घर वापसी के लिए जो लोग हिंदू धर्म या सनातन धर्म को छोड़कर दुनिया के दूसरे धर्मों में चले गए थे, उन लोगों को दोबारा हिंदू धर्म में वापसी के लिए इन्होंने गृह आंदोलन चलाया था, शुद्धिकरण आंदोलन। स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह को बढ़ावा दिया समाज में। चलिए, इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ये उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। उन्होंने हिंदू धर्म की सच्ची कहानियों की व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, घसीटी बेगम, राज बल्लभ और शौकत जंग किसके प्रमुख शत्रु थे? इनमें से किसी एक राजा के रहे होंगे। मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला, नवाब श्री सिराजुद्दौला, बंगाल का आखिरी नवाब, जिसके बाद अंग्रेजों का शासन हो गया। सिराजुद्दौला बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाबों में से एक, जो 1756 में अपने नाना अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना। अब इनके नाना की 3 पुत्रियां थी, एक भी पुत्र नहीं थे। उन्हीं में इनकी एक मौसी थी घसीटी बेगम। ये रही, ये इनकी फोटो है, यहाँ से घसीटी। मैंने और भी बताया इनके बारे में। राजबल्लभ एक उच्च पदस्थ अमीर और राजनीतिक साजिशकर्ता था। शौकत जंग ये घसीटी बेगम का, ये दूसरी मौसी का इन्होंने बेटा गोद ले रखा था। इनके इनके भी कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, तो ये उनको नवाब बनाना चाहती थी। और आपने नाम सुना होगा जगत सेठ का। इन लोगों ने मिलकर षड्यंत्र किया, और इस नवाब सिराजुद्दौला का एक जो सेनापति है, उनका नाम है मीर जाफर। मीर जाफर ने यहाँ पे षड्यंत्र किया, और हुआ क्या, विश्वासघात कर दिया।
और 1857 में, सॉरी, 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, वो युद्ध नहीं था, सिर्फ एक सैनिक झड़प थी। अंग्रेज जीत गए और नवाब सिराजुद्दौला पकड़ा गया, फिर मार दिया गया, यहीं से पतन हो जाता है। बात करें, यहीं से पहली बार नींव पड़ गई अंग्रेजों के शासन की। अगर ये लोगों ने षड्यंत्र ना किया होता तो शायद 200 सालों तक अंग्रेज राज्य भी नहीं करते और इतिहास हमारा कुछ दूसरे तरह का होता। तो आपसे विनती भी है, निवेदन भी है सब लोगों से कि इतिहास पढ़िएगा। इसलिए ना पढ़िएगा क्योंकि प्रश्न आएंगे यहाँ से। इसलिए पढ़िएगा कि जब अपनों ने गद्दारी की तो उसका परिणाम क्या रहा, जब हमने अपनों से ज्यादा किसी और पे भरोसा किया उसका परिणाम क्या रहा, और किस तरह से षड्यंत्र करते हैं लोग अपना ही अपने को गिराने के लिए। यही किया गया मीर जाफर, जब ये बाद में नाम मात्र का बना, इसके बाद मीर कासिम बनाया गया। ये सब लोग बदलते रहे और घसीटी बेगम का भी बड़ा बुरा हाल हुआ। इनके पोते ने ले जाके पहले ये जेल में पड़ी रही, फिर गंगा नदी में डुबो के इन्हें मार डाला गया। ये सब बुरी मौत मारे गए, सब के सब, जिन लोगों ने भी षड्यंत्र किया था। रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, बड़ा काम करके गया, फिर तो ये यहाँ पे गवर्नर भी बना, गवर्नर। चलिए भैया, अगला प्रश्न है आपका, वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, उन्होंने युद्ध में शत्रुओं को हराया। बी, वे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। सी, उन्होंने तपस्याओं के द्वारा अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त की। डी, उन्होंने वेदों की रचना की। इनमें से एक ऑप्शन है, आपको बताना है। और ऑप्शन सी सही है, उन्होंने तपस्याओं के द्वारा अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। इनके बारे में, इससे कुमार विश्वास का ये शेर है, इससे आप साबित जान सकते हैं कि इन्होंने क्या काम किया। और ये इन्हें जो मिला है महावीर तथा जिन क्यों कहा जाता है, उन्होंने बड़ा अच्छा सा लिखा कि जो पर पीरा मन में धारे वो नैन नीर हो जाएगा, जो नैनों की भाषा समझे अनकही पीर हो जाएगा। जो पर पीरा मन में धारे वो नैन नीर हो जाएगा, जो नैनों की भाषा समझे अनकही पीर हो जाएगा। जो जीवन के ब्याह मोह कर तजकर द्रग गंगा जल से तन मन को तीर्थ बना लेगा, वो महावीर हो जाएगा। वर्धमान इनके बचपन का नाम है। वैशाली एक जगह पड़ती है बिहार में, वहीं पे कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम त्रिशिला। पढ़ा होगा आप लोगों ने इनके बारे में। जैन धर्म के हैं इन्होंने। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा। 12 साल की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में न ज्ञान प्राप्त हुआ। ये जिन कहलाए, आहर्त कहलाए, पूज्य जिसका मतलब होता है। ये देखो जिनके बारे में लिखा है, संस्कृत के जित धातु से बना है, इसका अर्थ होता है विजयी। वर्धमान ने महावीर की उपाधि धारण की। उनकी आत्मनियंत्रण तपस्या और धैर्य की महावीरता के कारण उन्हें महावीर कहा गया। वह किसी भी भय या कष्ट से नहीं डरे, अपनी इंद्रियों पर, मोह माया पर, हर प्रकार की वासना पर विजय प्राप्त किया। महावीर के बारे में, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। जैन धर्म के संस्थापक का नाम ऋषभ देव। और महावीर स्वामी के बाद कोई तीर्थकर नहीं हुआ है। पंच महाव्रत, फिर कभी जैन धर्म का नंबर आएगा तो बात करेंगे इन पर। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, भारत में मेट्रो मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इनमें से किसी एक आदमी को मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं हम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी रतन टाटा, सी ई श्रीधरन, ऑप्शन डी एन आर नारायण मूर्ति। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ई श्रीधरन। नामुमकिन को भी मुमकिन करते हैं मेट्रो मैन श्रीधरन। महान भारतीय ये इंजीनियर रही हैं, भारत में रेलवे के और मेट्रो के प्रोजेक्ट में अभूतपूर्व योगदान दिया। कलकत्ता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, कोंकण रेलवे परियोजना में इन्होंने बड़ी सस्ती और बेहतरीन काम करके दिया इन्होंने। विश्व स्तरीय भारत की राजधानी में, दिल्ली में, इसी की बात कर रहे थे। अगला प्रश्न है आपसे, भारत का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन? भारत में अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार से ज्यादा नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनका ये दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले भी एक बार रह चुके हैं, जो बाइडेन से पहले। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, डवाइट डी आइजनहावर। ये 1953 से 1961 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। अमेरिका का राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करता है। चलिए, 34वें नंबर के राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत की यात्रा की, और हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें चाचा के नाम से आप जानते हो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिनकी पुस्तक का नाम है, जो सबसे लंबे कार्यकाल रहा जिनका प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, उन्हीं से इनकी मुलाकात हुई। और दुनिया ने अमेरिका के साथ वैश्विक पहचान भी बनाई है इस मुलाकात के बाद। अगला प्रश्न है आपसे,
नक्शा बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? इनमें से कौन सा देश है जिसने सबसे पहले नक्शा बनाया? ऑप्शन ए मिस्र, बी चीन, सी सुमेरिया, डी भारत। मिस्र जिसे आप इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं, चीन चाइना, सुमेरिया सुमेर, इंडिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुमेरिया। सुमेरिया जो आज के दक्षिणी इराक, मेसोपोटामिया का नाम सुना होगा, उसी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहली बार जो बनाया था नक्शा। इराक में मेसोपोटामिया जगह पड़ती है, वहीं की सभ्यता थी। सबसे पुरानी सभ्यताओं में से पहली सभ्यता है ये दुनिया की। 2300 ईसा पूर्व से जिसे बाबिलोन वर्ल्ड मैप कहा जाता है। ये नक्शा मिट्टी की एक पट्टी पर बनाया गया था। चलिए भैया, अगला प्रश्न है आपसे। गांधी जी ने किस जेल को मंदिर कहा? इनमें से किसी एक जेल को महात्मा गांधी ने मंदिर कहा है। ऑप्शन ए सेलुलर जेल, बी साबरमती जेल, सी यरवदा जेल, डी आगरा जेल। आपको हिंट दे दूं, इसी जेल में अजमल कसाब को भी रखा गया था, उसी जेल में है ये। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यरवदा जेल। सेंट्रल जेल है, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। महात्मा गांधी ने 1932 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष के दौरान यरवदा जेल में समय बिताया। यहीं पे इन्होंने योग किया, साधना की, भक्ति की, बढ़िया माहौल मिला। और यहीं पे अगर बात करें अंग्रेजों के साथ पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य दलितों के आरक्षण को लेकर एक रैमजी मैकडोनाल्ड अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत पे इन लोगों ने आरक्षण को लेकर दोनों के मध्य समझौता हुआ था सीटों को लेकर। तो पूना पैक्ट जिसे नाम दिया गया 1932 में, यरवदा जेल में ही हुआ था ये पूना पैक्ट। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया? ऑप्शन ए 1885 मुंबई अधिवेशन, बी 1901 कलकत्ता अधिवेशन, सी 1915 लखनऊ अधिवेशन, डी 1920 नागपुर अधिवेशन। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1901 में महात्मा गांधी भारत आए थे, कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने हिस्सा लिया था। कुछ समय के लिए ही भारत आए थे ये, और वहां पे इन्हें ज्यादा बोलने का टाइम भी नहीं मिला। उन्होंने देखा कि मध्यम वर्गीय जो विद्वान लोग थे उनका प्रभुत्व था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो काम तो कर रही है लेकिन वो जमीनी स्तर पे काम नहीं कर रही है। ये देखो है वही वाली बात। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दोबारा भारत आए। उन्हीं की याद में 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। उस अधिवेशन 1901 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिर्फ एकमात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की 1924 में बेलगांव अधिवेशन की। चलिए भैया, अगला प्रश्न है आपसे। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान। ऑप्शन ए 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 97 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी 37.37 डिग्री या 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी 38 डिग्री या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी 39 डिग्री या 102 फ़ारेनहाइट। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी होगा, देखते हैं। ऑप्शन बी 37 डिग्री या 98.6 फ़ारेनहाइट। अच्छा, दुनिया के जितने भी देशों में है तो वो जो तापमान का पैमाना है वो डिग्री में ही मापा जाता है, लेकिन अमेरिका वो है, अमेरिका फ़ारेनहाइट में मापता है इस तापमान को। स्वस्थ शरीर, अच्छा, स्वस्थ शरीर की बात करें तो बच्चों का अलग तापमान होता है, बूढ़ों का, बुजुर्गों का अलग तापमान होता है। सुबह अलग तापमान होता है, शाम को अलग तापमान होता है। और शरीर की अंदरूनी गर्मी को दर्शाता है तापमान, जो शरीर की सभी जैविक क्रियाओं के लिए अनिवार्य होता है। और जरूरी क्यों होता है तापमान? या शरीर का तापमान बढ़ जाए 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तो इसे बुखार कहते हैं, इससे कम का हो तो संक्रामक या रोग हो सकते हैं। ठीक है भैया, चलो। हाइपोथर्मिया कहलाता है अगर इस कम होता है तापमान तो। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन दवा है, इंजेक्शन है, बैक्टीरिया से, वायरस से, शैवाल से, फफूंद से। पेनिसिलिन जिसकी खोज लुई पाश्चर ने 1928 में की थी, उसी से प्रश्न है ये। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फफूंद से प्राप्त होती है पेनिसिलिन। ये एक एंटीबायोटिक है, रोग प्रतिरोधक। ये जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए उपयोगी है। इसे चमत्कारी भी दवा भी, ये देखो अच्छी बात मिल गई, इसे चमत्कारी दवा भी कहा जाता है कई जानलेवा बीमारियों को ठीक करने में। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की है।
मुख्यतः उपयोग होता है गले में संक्रमण के लिए, निमोनिया हो जाए, त्वचा के संक्रमण, सिफिलिस, सेप्सिस आदि में। चलिए अगला प्रश्न है सर आपसे, ज्योतिष शास्त्र में कुल कितनी राशियां मानी जाती हैं? और भारत में तो देखते ही हैं राशियों का, ज्योतिष का, सभी लोग, कोई भी हो, किसी ने बड़ा अच्छा सा लिखा था, हम लोग हाथ दिखाते हैं, नहीं कोई भी आ जाए, सबको जानना, भविष्य जानना अच्छा भी लगता है। हाथों की लकीरों पे कभी भरोसा न करना दोस्त, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 12 राशियां हैं। और दुनिया में, भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में राशियों के बारे में जाना जाता है। हाँ, दूसरे देश भी मानते हैं राशियों को। इन राशियों को आकाश में सूर्य के वार्षिक पथ के 360 डिग्री के बरा को बरा 12 बराबर भागों में बांटकर समझा गया है, जिसमें प्रत्येक राशि 30 डिग्री का क्षेत्र घेरे रहती है। ये राशियां हैं भैया 12 आपकी। 12 राशियों के नाम है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां हैं। राशियों का ज्योतिष में महत्व, हर व्यक्ति का जन्म विशिष्ट नक्षत्र और राशि में होता है, जिससे उनकी चाल, स्वभाव, सोच और जीवन घटनाएं जुड़ी होती हैं। एक बात मैं यहाँ से बता दूं कि अगर नाम जिस हिसाब से राशि देखी, चलिए नहीं बोलना है, बहुत सारी लोगों की भावनाएं हाथ हो जाती। राशियां भविष्यवाणी, ग्रहों की स्थिति, दशा और कुंडली निर्माण में प्रयोग होता है। अच्छा, ये बात ग्रहों की दशा बताना, ग्रहों की स्थिति बताना, ये बात हमने यूनानियों से सीखी है। ग्रहों की गति के नियम, हाँ, भविष्य की कलाएं, भविष्य बताना, ये सब यूनानी लोग, जब यहाँ पे सिकंदर आया था तो वो तब यूनानी लोग आए, तो हमने उन्हीं से सीखा। यवनिका का प्रयोग पहली बार यही। चलिए भैया अगला प्रश्न है, ये भा, भारतीय बनाम पश्चिमी ज्योतिष, जो भारत में है वो राशि, चंद्र राशि और नक्षत्रों पर आधारित होती है, और पश्चिम दुनिया के दूसरे देशों में सूर्य राशि और ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित होती है। प्रत्येक राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, कुछ लोग मानते हैं, ठीक है भैया, लेकिन कर्मों पे आधारित होती हैं बहुत सारी चीजें, आप इस बात को भी मानिएगा। हथेली से पहले उंगलियां इसीलिए दी गई हैं कि आप कर्म करिएगा। कर्म तू करता नहीं, फल की करता चाह, क्या मंजिल मिल जाएगी बिन चले ही राह। राशिफल का प्रयोग विवाह में, विवाह योग में, नौकरी में, स्वास्थ्य में, भाग्य और अन्य निर्माण में राशियां सहायक मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, अरविले आश्रम, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऋषिकेश, बी पांडुचेरी, सी तिरुवनंतपुरम, डी मैसूर। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पांडुचेरी। स्थापना 28 फरवरी 1968 को माँ मिरारा अल्फांसा, ये जो अरविंद की प्रिय, महर्षि अरविंद की प्रिय शिष्या रही हैं। महर्षि अरविंद जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया, स्वदेशी आंदोलन में भी हिस्सा लिया। उन्होंने जो साधना पद्धति विकसित की उसे इंटीग्रल योग, पूर्ण योग कहते हैं। और इस अरविंद आश्रम जो पांडुचेरी में है, ये किसी विशेष धर्म संप्रदाय से संबंधित नहीं है, यहाँ सभी धर्मों का समावेश होता है और सभी धर्मों के लोग हैं, ये इंटीग्रल योग को मानने वाले हैं, आश्रम है ये। यहाँ पे इन्होंने पुस्तक लिखी है द लाइफ डिवाइन, इनकी फेमस पुस्तक है। प्रश्न भी बनते हैं भैया यहाँ से, ये भी प्रश्न बना है। सावित्री, ये एक महाकाव्य है। ऐसे ऑफ द गीता, भगवत गीता के ऊपर लिखा है इन्होंने द सिंथेसिस ऑफ योगा, योग का समन्वय, ये इनकी पुस्तकें हैं। और अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का, मई 2025 में यूपीएससी के नए अध्यक्ष, यूपीएससी जिसे लियो आयोग की आयोग, इसे पहले जवाब दीजिएगा फिर मैं बताता हूँ। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? पी सूदन, मनोज सोनी, अजय कुमार, राज शुक्ला। ली आयोग की सिफारिश पर यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, उस समय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1926 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार। अनुच्छेद 315 में आता है, 316 में इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है इनके अध्यक्ष की। और 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए वो अपने पद पर रह सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति, इनके जितने भी बहुत सारे संगठन, संवैधानिक संगठन है, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और ये कुछ पंक्तियां जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो रुक जाए वो दरिया छोड़ दे। जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो रुक जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल था मैं, मुझको कांटा बना के रख दिया, फूल था मैं, मुझको कांटा बना के रख दिया, अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।